नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करेंगे और आज हम वर्धन साम्राज्य, हर्षवर्धन और हर्षकालीन भारत के बारे में अपने विचार इस प्रकार देखेंगे। गुप्त साम्राज्य की पतनोन्मुख अवस्था में समर्थ प्रादेशिक राजवंशों को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने का अवसर मिल गया और राजनीतिक विकेंद्रीकरण की स्थिति पुनः उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिति में नवोदित क्षेत्रीय शक्तियों में सर्वोपरिता एवं आधिपत्य के लिए पारस्परिक संघर्ष का फिर एक नया दौर शामिल हो गया। यह उल्लेखनीय है कि गुप्त वंश के बाद प्राचीन भारत के इतिहास में किसी भी ऐसी साम्राज्यवादी महाशक्ति का उदय नहीं हुआ जो मौर्यों तथा गुप्तों की भांति संपूर्ण भारत को एक छत के नीचे रख पाती। गुप्तों के पतन के बाद 7वीं शताब्दी में राजनीतिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पुनः रुकी, लेकिन दूसरे रूप में। उत्तर भारत में जितने भी राजवंश हुए उनमें पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश विकेंद्रीकरण की शक्तियों को रोककर उत्तर भारत में एक साम्राज्य बनाने में समर्थ हुआ। अब हम वर्धन वंश के इतिहास को जानने के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, इसके बारे में देखते हैं। वर्धन वंश के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाण भट्ट द्वारा हर्षचरित्र। इस ग्रंथ के 8 अध्याय है। प्रथम 3 अध्यायों में वाण भट्ट की आत्मकथा, शेष 5 अध्यायों में हर्ष के पूर्ववर्ती राजाओं एवं हर्ष के प्रारंभिक काल का विवरण दिखाई पड़ता है। समकालिक परिस्थितियों का तथ्यात्मक विवरण भी हर्षचरित्र में वाण भट्ट ने प्रस्तुत किया है। वर्धनकालीन इतिहास को जानने के स्रोत वाण भट्ट द्वारा लिखे गए ग्रंथ कादंबरी, महायान, बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूल कल्प और स्वयं हर्ष द्वारा रचित 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इनसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हर्ष के काल में विस्तृत जानकारी प्रदान करने का एक उपयोगी साधन है हेनसांग, जो चीनी यात्री था, उसका यात्रा वृत्तांत जो CUकी के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन वंश का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख बांसखेड़ा का ताम्रपत्र लेख, मधुबन ताम्रपत्र लेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, नालंदा मोहर का लेख और हर्ष की सोनीपत मुद्रा का लेख प्रमुख है। हर्ष के काल के कुछ प्रारंभिक जो राजवंश है उनका विवरण इस प्रकार है। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का आविर्भाव स्थानेश्वर या थानेश्वर में हुआ, जो प्राचीन ऐतिहासिक महत्व का नगर था। यह प्राचीन नगर जनपद की श्रीकंठ जनपद की राजधानी था। हर्ष के अभिलेखों में पुष्यभूति का नाम नहीं मिलता है, लेकिन वाण ने हर्षचरित्र में स्पष्ट कहा है कि पुष्यभूति का संस्थापक पुष्यभूति स्वयं था। हर्ष के बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेखों में नरवर्धन को ही वर्धन वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना है। नरवर्धन के बाद राज्यवर्धन शासक बना। राज्यवर्धन के बाद आदित्यवर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन का पुत्र प्रभाकर वर्धन और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन माने जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर्षवर्धन का काल 606 से लेकर 648 ईस्वी तक था। राज्यवर्धन की दुखद और असामयिक मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्ष थानेश्वर की पैतृक गद्दी पर बैठा। हर्ष की गणना भारत के महानतम सम्राटों में की जाती है। यद्यपि हर्षवर्धन ने न तो अशोक जैसा ऊंचा आदर्शवाद प्रस्तुत किया और न ही चंद्रगुप्त मौर्य की सी कला तथापि युद्ध कौशल कला, तथापि वह इतिहासकारों को दोनों ही राजाओं की भांति आकर्षक करने में सफल हुआ। हेनसांग ने अपने विवरण में लिखा है कि वह भारत आया तब हर्ष को शासन करते हुए 30 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। इस आधार पर हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 612-13 में हुआ।
हुआ। उस समय हर्ष की आयु केवल मात्र 16 वर्ष की ही थी। आरंभिक कार्य हर्षवर्धन के समय हर्ष के सामने अनेक कठिनाइयां थी और इन कठिनाइयों के कारण ऐसा माना जाता है कि अ, हर्ष के सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई थी उसके भाई राजवर्धन की हत्या थी और राज सिंहासन का दुखद अवस्था में उसने भार अपने कंधों पर लिया। उसकी बहन राष्ट्री त्रस्त होकर विंध्य के पर्वत में किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। दुष्ट गौड़ राजा शशांक ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने की प्रतिरोधात्मक ज्वाला ने भी हर्ष के अंदर दहक रही थी। इसके अलावा महत्वाकांक्षी शशांक स्वयं कन्नौज में उपस्थित था तथा कन्नौज व थानेश्वर के सिंहासन पर अपनी ललचाई हुई निगाहें गड़ा कर बैठा था। इधर हर्ष के बहनोई मोखरी राजा ग्रहवर्धन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र न होने के कारण कन्नौज का सिंहासन खाली था और वहां उत्तराधिकारी का प्रश्न भी मुंह बाएं खड़ा था। उक्त समस्याओं का हल आसान नहीं था, फिर भी हर्षवर्धन ने अपनी मेधा और दूरदर्शिता के कारण इन सभी का निदान किया। अपनी बहन राष्ट्री की खोज के लिए हर्ष ने स्वयं विंध्य वन की ओर प्रस्थान किया तथा एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से राष्ट्री को ढूंढ लिया। ठीक उस समय जब वह अपनी वेदनाओं से मुक्ति पाने के लिए चिता में जलकर मरने जा रही थी, बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर हर्ष ने उसे कन्नौज वापस भेज दिया। हर्ष चरित्र का विवरण अकस्मात यहीं समाप्त नहीं हो जाता है। इसके बाद के पहलुओं की जानकारी अन्य साक्ष्यों से भी मिलती है। इसके बाद कन्नौज के उत्तराधिकारी का प्रश्न भी विद्यार्थियों हल कर लिया गया। इस बीच हर्ष की सैनिक गतिविधियों को देखकर अपने गृह राज्य गौड़ पर कामरूप के शासक भास्कर वर्मा का संकट मंडराने के कारण गौड़ नरेश शशांक कन्नौज छोड़कर भाग गया। कन्नौज के मंत्रियों ने राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए हर्षवर्धन को कन्नौज का सिंहासन स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया। हर्ष के प्रारंभिक अनिच्छा के बाद उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन सिद्धांततः उसने राष्ट्री को ही कन्नौज का शासक माना। कन्नौज और थानेश्वर के राज्यों के मिल जाने से हर्ष के हाथ बहुत बड़ी राजनीतिक और सैनिक शक्ति आ गई। इसके बाद हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को स्थानांतरित कर दिया। इति नमस्कार।